नमस्कार। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज नामांकन किए जा रहे हैं। बीजेपी से संजय भाटिया और कांग्रेस ने चौंकाने वाला नाम करमबीर बोध जो है उनको प्रत्याशी बनाया है। करमबीर बोध जिस नाम पर अभी सभी चर्चा कर रहे हैं, और क्योंकि बहुत बड़े बड़े नेता, नामचीन नेता इस दौड़ में थे, लेकिन करमबीर बोध रहने वाले महम के पास बहनी सुरजनपाल के हैं, लेकिन अम्बाला में पिछले काफ़ी समय से रह रहे हैं और हरियाणा सचिवालय में नौकरी वो करते थे, लेकिन कांग्रेस से जुड़े हुए हैं पिछले काफ़ी समय से। और उनको जो ये जगह दी है, राज्यसभा की टिकट दी है, वो राहुल गांधी ने दी है, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि करमबीर बोध का जो नाम है वो एकदम से नया है और एससी समाज से संबंध रखते हैं। ओबीसी समाज उम्मीद कर रहा था कि उनके समाज से कोई प्रत्याशी, जैसे राव दान सिंह का नाम सामने आ रहा था, उनको प्रत्याशी बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कुछ ओबीसी नेताओं में नाराज़गी देखने को मिली। और एक जो कार्यकारी ओबीसी समाज का प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी को भी छोड़ दिया है। और दूसरी तरफ बीजेपी के संजय भाटिया, जो करनाल से 2019 में सबसे ज़्यादा, करीब 8 लाख से ज़्यादा वोट जो वो जीत का मार्जिन था, वो करनाल से सांसद थे, फिर उनको हटा करके मनोहर लाल खट्टर को वहाँ से सांसद बनाया गया, टिकट दी गई, वो सांसद हैं, आज केंद्रीय मंत्री है। और संजय भाटिया एक मजबूत पंजाबी नेता भी हैं, तो उनको टिकट देना भी पॉलिटिकल सर्कल्स में एक चर्चा का विषय है कि दूसरा पंजाबी नेता उसी असेंबली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से, इसको भी बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से देखा जा रहा है। तो सत सिंह जी, भाजपा ने तो जैसे ही संजय भाटिया का नाम अनाउंस किया राज्यसभा प्रत्याशी के तौर पर, तो कोई भी सरसराहट पार्टी की तरफ से या प्रदेश में कहीं से भी कोई कार्यकर्ताओं में, कोई नेताओं में किसी तरीके की कोई नाराजगी नजर नहीं आई। हो सकता है अंदर खाते नाराजगी हो, लेकिन भाजपा में कोई कान भी नहीं मारता जब वो हाईकमान जो है डिसीजन लेता है। तो संजय भाटिया को प्रत्याशी बनाया, बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई और सब जगह उनका स्वागत हो रहा है। कभी मुख्यमंत्री स्वागत कर रहे हैं, कभी प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं, कभी कोई और कर रहा है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया, करमबीर बोध जो है एससी समाज से है और पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड है उनकी नहीं है। आपने जैसा पहले जिक्र भी किया कि सिविल सचिवालय में वो एडीओ के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और विवादों में भी रहे हैं। उनको एक बार सस्पेंड भी किया गया था किसी बात को लेकर। तो जैसे ही उनका नाम आता है तो ओबीसी समाज के प्रदेश कार्यकारी समाज के तेलूराम जांगड़ा, वो तुरंत अपने पद से इस्तीफा देते हैं और कांग्रेस पार्टी को छोड़ देते हैं। और आज के टाइम पे अगर अभी हम देखें, जब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे करमबीर बोध के नाम को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं। कांग्रेस के क्या सभी 37 विधायक एक साथ रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। कोई तीसरा निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में आया तो क्या होगा? क्रॉस वोटिंग होगी, नहीं होगी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी कहते हैं कि करमबीर बोध की जो प्रत्याशी बनाया है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से नहीं है। कोई कहता है कि कुमारी सैलजा के गुट से है, कोई कहता है कि ये किसी भी गुट से नहीं है। मतलब एक तरीके से ऐसी चर्चाएं गर्म है, जिसको लेके कांग्रेस जो है 3 बजे तक का वेट कर रही है, कभी कोई तीसरा प्रत्याशी ना आ जाए। और उधर हाईकमान जो है राहुल गांधी, और आप खड़गे साहब को भी देखोगे तो उनको भी ये चिंता सता रही है कि कभी तीसरा प्रत्याशी आ जाए, क्योंकि हरियाणा का जो राज्यसभा के चुनाव का इतिहास है वो कोई ठीक नहीं रहा है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। 1998 में आर के आनंद के मामले में ये हो चुका है, फिर 2000, अगर मुझे सही याद है 2018 में भी ये हो चुका है, फिर 2022 में भी हो चुका है। क्रॉस वोटिंग और इस तरह का जो सेटिंग वाली राज्यसभा की, उसमें हरियाणा के इतिहास में 3 बार ही हो चुका है, चौथी बार हो ना जाए। हालांकि देखिए, 2 राज्यसभा सीटें हैं किरण चौधरी की, जो कांग्रेस से बीजेपी में गई, वो भी चाह रही थी कि उनको टिकट मिले, रिपीट करे, लेकिन वो कांग्रेस में थी तो बहुत बोलती थी, बगावत करती थी, लेकिन अब उनको टिकट नहीं दिया गया, उनको रिपीट नहीं किया गया, तो आवाज़ भी उनकी निकली नहीं है। दूसरी तरफ कुलदीप बिश्नोई भी,
उनका गोद भी शायद, अगर मुझे याद है, पन्नू शायद उनका गोद है। खैर वो एक अलग मुद्दा है, वो भी चाह रहे थे लेकिन अभी उनकी भी कोई आवाज़ नहीं निकली। तो दूसरी तरफ आपने कांग्रेस की बात की, देखो कांग्रेस की आज सरकार नहीं है, और जो है ना, आप ये मानिए पकड़ बीजेपी की है। तो कांग्रेस में भी, बीजेपी में भी बहुत अंदर खाने बहुत कुछ है, उबल रहा है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है। ऊपर मोदी और शाह बैठे हुए हैं, और यहाँ 48 का जो नंबर है जिसमें सरकार मजबूती से चल रही है बीजेपी की, नायब सैनी अच्छा कर रहे हैं, तो यहाँ किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। इसीलिए शायद बीजेपी की चीज़ें बाहर निकल के नहीं आ रही है। कांग्रेस में आप ये देखिए, पहले 3 बार हो चुका है आर के आनंद के मामले में, अजय माकन के साथ ये 2 बार हो चुका है। देखो, आर के आनंद, अजय माकन और किरण चौधरी को भी एक बार राज्यसभा में पहुंचाया था, तो किरण चौधरी को भी हराया गया था। 3 दफा ऐसा हो चुका है। देखिए, तो अब ये देखिए अजय माकन के साथ भी हो चुका है, और अब उसमें किरण चौधरी ने बल्कि कांग्रेस में रहते हुए क्रॉस वोटिंग किया था। कुलदीप बिश्नोई को भी इनाम मिला है। का भी, तो इनको मतलब ये माने, अभी देखिए ना कि पहले हरियाणा ना 3 बड़े नाम थे, ये चौटाला परिवार बीजेपी के साथ मिलकर के, आज देखिए उनमें से कोई भी मतलब ज़्यादातर बाहर बैठे हैं। भजनलाल परिवार ना बेटा विधायक बना, और कुलदीप बिश्नोई के बारे में हम बातचीत कर चुके हैं। तीसरा किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी आज सरकार में मंत्री है, लेकिन किरण चौधरी को आज आप ये देखिए वो भी किसी उसमें नहीं है। जबकि जो कांग्रेस में रहते थे, तो ये जो तीनों ही नेताओं का जो आपने जिक्र किया, ये सारे खुद कहते थे कि हम सीएम के कैंडिडेट हैं, हमें सीएम बनना चाहिए, हमें सीएम बनाना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े परिवार हैं। अब जैसे कुलदीप बिश्नोई की हम बात करें, तो कुलदीप बिश्नोई जो है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के चुनाव में कुलदीप बिश्नोई को खूब यूज किया, हरियाणा के चुनाव में खूब यूज किया। उपयोग होता है, यूज तो क्या कहेंगे हम इसको? यूज किया जाता है नेताओं को कि ये नॉन जाट के बड़े नेता है, बिश्नोई समाज का बहुत बड़ा राजस्थान में वोट बैंक है। फिर आप आइए किरण चौधरी की बात कीजिए। किरण चौधरी जब कांग्रेस से बीजेपी में गई, तो उसको इनाम दिया गया था क्रॉस वोटिंग का, जबकि जो कि कार्तिकेय शर्मा ने खुद एक सांसद बनने के बाद एक इंटरव्यू में ऐसा कहा था कि किरण चौधरी ने मुझे वोट दिया था। फिर अब देखिए, किरण चौधरी को राज्यसभा में भेजा, पूरे 6 साल का कार्यकाल होता है राज्यसभा का, वो पूरा नहीं हुआ। वो बीच में एक सीट जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की खाली हुई थी, उस सीट पे उनको भेजा गया था। अब दोबारा से उनको नहीं भेजा गया। अब उनकी बेटी जो है, केवल वो एक मंत्री है, स्टेट में कैबिनेट की मंत्री है। तो ये जो बड़े नेता थे, आज देख लो ये कान भी नहीं मारते, चूं भी नहीं निकलती इनकी, क्योंकि ये बीजेपी जैसी अनुशासित और मजबूत पार्टी में है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। नहीं, वो ठीक है। देखिए, अब माँ बेटी 2 ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई थी, और किरण चौधरी अपने आप को मुख्यमंत्री की रेस में बताती थी, और इसी चीज़ से नाराज़ होकर के वो बीजेपी में आई। यहाँ उनको आधा कार्यकाल मिला, जो उनका पूरा हो गया। उसके बाद रिपीट करने जो भी कहानी है, वो सारी बातें, तो ना विधायक है ना सांसद है, कोई बात तो नहीं। सपने ही देखना दूर की बात है। बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, उनका कहीं ना कहीं किसी और रूप में उनके नेतृत्व का, उनके एक्सपीरियंस का कहीं ना कहीं वो उपयोग में ले लेंगी। लेकिन एक बात और है, करमबीर बोध के ऊपर काफ़ी डिस्कशन हो रहा है। करमबीर बोध देखिए कोई बड़ा नाम नहीं है, वो कांग्रेस से जुड़े हैं किसी न किसी रूप में, और करमबीर बोध को टिकट मिलना, उनको उम्मीदवार बनाना राहुल गांधी के डायरेक्ट इंटरवेंशन से बहुत कुछ कहता है। जबकि वो भूपेंद्र हुड्डा के आदमी नहीं है, ये तो सबको पता है, चर्चा का विषय है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कुमारी शैलजा के भी कोई बहुत नज़दीकी होंगे। ये डायरेक्ट इंटरवेंशन है राहुल गांधी का, और राहुल गांधी ने जो निश्चय किया है, उनको उम्मीदवार बनाया, तो किसी की डायरेक्ट हिम्मत नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि कोई बगावत करेगा, कोई क्रॉस वोटिंग करेगा, और करेगा तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं, और 31 का नंबर चाहिए उनको एक राज्यसभा में अपना कैंडिडेट भेजने का। तो मुझे लगता है कि अगर कोई तीसरा कैंडिडेट अगर आएगा भी, तो चीज़ें इतनी आसान नहीं होगी। खास करके पहले 3 बार हरियाणा के इतिहास में ऐसा हो चुका है, और जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया आज वो उस पार्टी में नहीं है, वो बीजेपी के अंदर है। तो तीसरा कैंडिडेट आने को आ सकता है,
और खरीद फरोख्त और सारी चीज़ें होती हैं, आपको देखो पता ही तीसरे है। जो कैंडिडेट लेकिन इतना आसान नहीं होने वाला, मुझे लगता है कि संजय भाटिया एंड करमबीर बोथ आर गोइंग टू राज्यसभा बिना किसी हैसल के, बिना किसी इशू के। आएगा तो चटपटा सा हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना आसान नहीं रहने वाला है। सत सिंह जी, या तो आपने जैसा कहा ना कि तीसरा कैंडिडेट नहीं आएगा, अगर आएगा ना तो चटपटा नहीं होगा, उसमें उलटफेर होने की संभावना ज़्यादा होगी, क्योंकि तीसरा कैंडिडेट जब ही उतरेगा जब सारी फील्डिंगें, सारा गणित बिठा दिया जाएगा, क्रॉस वोटिंग के लिए लोगों से बातचीत हो चुकी होगी। अब देखो 2 नाम निर्दलीय के लिए सामने आए हैं, एक गोपाल कांडा का नाम सामने आ रहा है, धनाढ़ व्यक्ति है, इस तरीके के नेचर उनमें रहता है कि अपने पैसे के दम पे चुनाव में उतरना, चुनाव लड़ना, चुनाव में पैसा वो बहाते हैं। तो सब उससे लगता है कि अगर परसेप्शन बना हुआ है, यहाँ आएंगे तो पैसा बहाएंगे, तो परसेप्शन ऐसा बना हुआ है उनको लेके। अब एक और नाम एकदम से जो निकल के सामने आया है वो है सतीश नांदल, जो कि रोहतक से है, गढ़ी सांपला किलोई से 3 बार 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अगेंस्ट, बीजेपी से भी और इनेलो से भी, इनेलो से भी चुनाव लड़ा था उन्होंने, पहले इनेलो से बीजेपी में आए। तो सतीश नांदल भी बहुत ही पैसे वाला व्यक्ति है और बड़े बिजनेसमैन है, और उनको भी बता रहे हैं कि वो चंडीगढ़ में है, सीएम से मिले हैं, रोहतक में उनके खास जो एक दोस्त है राजनीति में, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, वो साथ कंधे से कंधा मिला के उनके साथ रहते हैं और चंडीगढ़ में भी उनके साथ बताए जा रहे हैं। देखिए बड़ा मुश्किल है सतीश नांदल, ठीक है। अब मैं देखो इशारा हमारे साथी समझ रहे हैं कि गोपाल कांडा का नाम लिया, सतीश नांदल का नाम लिया, लेकिन बात यह है कि आप इतना नंबर कहाँ से लेके आएंगे, पूरी पार्टी को तोड़ना पड़ेगा। देखिए अब टोटल 7 ही विधायक तो चाहिए, नहीं 7 ही विधायकों का तो क्रॉस वोटिंग चाहिए ना, अर्थमेटिक नहीं। वो देखिए आप 48 में वो एक गए, उसके बाद आप ये मानिए 37 विधायक कांग्रेस के पास हैं, बाकी बचे 5, जिसमें से 2 इनेलो के पास हैं और 3 निर्दलीय हैं। इनेलो के तो आप ये मानिए, इनेलो निर्दलीय तो आप ये मान के चलिए वो एंटी कांग्रेस प्रत्याशी के साथ ही रहेंगे, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। जी। तो 37 में से 31 जो एमएलए हैं, टिकट मतलब एमएलए हैं जो उनका बहुमत चाहिए 31, और तीसरे प्रत्याशी को जीतने के लिए कांग्रेस के 6 तोड़ने हैं, 7। अगर 7 क्रॉस वोटिंग विधायक कर देते हैं तो उनका आंकड़ा है ना जो 30 का रह जाएगा, तो कांग्रेस का प्रत्याशी हार जाएगा। और ऐसा फेस भी नहीं है करमबीर बोध कि जो बहुत ही जिसका इन विधायकों में और हरियाणा की राजनीति में कोई बड़ा नाम हो। पहली बात तो ये राहुल गांधी के हैंड पिक्ड कैंडिडेट है। तो क्या अजय माकन राहुल गांधी की पसंद नहीं थे? बिल्कुल थे, लेकिन एक बार जो चीज़ हो चुकी है और उसके बाद 2024 का चुनाव भी हो चुका है, उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने में फिर 1 साल का समय लिया, कुछ बातें रही होंगी, इसीलिए बार बार लीडरशिप का, स्टेट के लीडरशिप के ऊपर डिसीजन लेने में अगर देरी हुई है तो कोई ना कोई कमिटमेंट हुए होंगे। अगर वो कमिटमेंट दोबारा से टूटता है, देखिए बिना भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग करवाना संभव नहीं है। ईप सत सिंह जी, इन पे तो हमारी बात हो चुकी है, अब हम बात करते हैं करमबीर बोध को क्यों उतारा और हरियाणा में इसके करमबीर बोध के उतारने से क्या राजनीतिक समीकरण बनेंगे, कौन सा वोट बैंक कांग्रेस में आने की उम्मीद है, और ऐसे ही संजय भाटिया को करनाल से जो पूर्व में सांसद रहे हैं उनको प्रत्याशी क्यों बनाया, थोड़ा सा हम इस पे बात करेंगे। तो पहले आते हैं करमबीर बोध पे। करमबीर बोध जो है एससी समाज से संबंध रखते हैं, हालांकि उनका नाम जो वाई पूरण कुमार जो आईपीएस ने सुसाइड किया था उसमें भी आंदोलन की अगुवाई करने की बात सामने आई थी, लेकिन अभी सोशल मीडिया पे एक और मैसेज वायरल है कि जो उनकी पत्नी जो है उन्होंने डाला है कि इनका कोई इस आंदोलन से लेना देना नहीं था। तो लेकिन अगर जैसे करमबीर बोध जो है राज्यसभा में चुने जाते हैं तो हरियाणा में कांग्रेस के 6 सांसद हो जाएंगे, 5 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में। तो पहले से ही 2 एससी समाज से सांसद है, अम्बाला से वरुण मुलाना और सिरसा से कुमारी सैलजा।
और अभी कर्मवीर बौद्ध हो जाएंगे, तो 6 सांसदों में 3 एससी समाज से हो जाएंगे। बीसी समाज से अगर देखा जाए कांग्रेस में, तो बीसी समाज से केवल प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के अलावा कोई बड़ा फेस जो है संगठन में नहीं है। तो जो बीसी समाज है उसका प्रतिनिधित्व जो अगर देखा जाए आज के टाइम में, तो कांग्रेस में उतना ज़्यादा नहीं है जितना पूरे देश में हल्ला मच रहा है। और जो पीछे आपने देखा भी होगा कि जो जातीय जनगणना होगी उसमें बीसी समाज का वोट बैंक अच्छा खासा बताया जाता है, 30 से 35% में ऐसे जो टोटल जो बीसी समाज में आता है वो बताया जाता है। लेकिन अभी कोई बड़ा नहीं। तो जो तेलूराम जांगड़ा ने जो आज इस्तीफा दिया है, कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है, तो ये जो सिलसिला है ये थमने वाला नहीं है। तो बीसी समाज के लोग और भी इससे नाराज़ हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आप बात करोगे तो बीसी समाज से नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री है, सबसे बड़ा चेहरा बीसी समाज का उनके पास है। तो कांग्रेस को भी थोड़ा सा राज्यसभा में ये प्रत्याशी बनाने से पहले सोचना चाहिए था। बीसी समाज से देते तो थोड़ा सा संतुलन बनाया जा सकता था। अब हम आते हैं संजय भाटिया पे। संजय भाटिया पंजाबी समाज से है। बात हम पहले भी हमने जो पॉडकास्ट किया था उसमें हमने बता दिया था कि संजय भाटिया और मनीष ग्रोवर रोहतक से अगर पंजाबी समाज से टिकट मिलती है, किसी को प्रत्याशी बनाया जा सकता है, तो 2 प्रत्याशी ये हो सकते हैं। संजय भाटिया को टिकट मिल चुकी है, करनाल से है। 2019 में देश में सबसे ज़्यादा जीत में दूसरे नंबर पे थे, 6 लाख से कुछ ज़्यादा वोटों से जीते थे। अब करनाल से ही मनोहर लाल सांसद है, केंद्र में बड़े मंत्री है। तो पंजाबी समाज में भी संतुलन बनाने के लिए, पावर जो है उसमें बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि आज भी ये कहते हैं कि मनोहर लाल जो है वही प्रदेश को चला रहे हैं, मुख्यमंत्री जो है वो उन्हीं के इशारे पे काम करते हैं, और पंजाबियों में कोई बड़ा नेता ना उभर के सामने आए, ये भी ऐसा कहा जाता था। इसलिए मनोहर लाल जो है वो किसी बड़े पंजाबी नेता को भी नहीं चाहते होंगे। लेकिन संगठन ने संजय भाटिया को करनाल से ही वो संबंध रखते हैं, पानीपत से हैं, और करनाल से लोकसभा का चुनाव भी जीत चुके हैं 19 में। फिर टिकट नहीं मिला विधानसभा का, लोकसभा का भी नहीं मिला उनको। तो ये पंजाबियों को भी एक पावर बैलेंस करने के लिए, प्रतिनिधित्व देने के लिए करनाल से ही एक बड़ा पंजाबी नेता संगठन ने उतारा है। तो मुझे लगता है कि जो मनोहर लाल जी के जो पंजाबियों में और हरियाणा में जो पावर उनके हाथ में बताई जाती है, ताकत, उसको भी कुछ बैलेंस करने का ये एक काम किया है संगठन ने। नमस्कार। नमस्कार।